ओके, तो दोस्तों हियर वी आर डिस्कसिंग द स्पेसिमेन पेपर ऑफ क्लास 12 आईएससी सेम 1, ठीक है ना सर। इधर पे आप लोग देख लो लिखा हुआ है, जैसे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 68 है। 68 है मतलब तीन चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो केस स्टडी स्टाइल है, तो तीन सब पार्ट्स है या लाइक दैट, दो सब पार्ट्स है किसी के, and they have given us marks of 80 है ना, and the time that they have given is 1.5, and the reading time that we practically get is 10 minutes। किताबों में लिखा रहता है या जैसे सैंपल पेपर्स में लिखा हुआ है 15 मिनट्स, बट अपने को मिलता है एग्जाम में प्रैक्टिकली 10 मिनट है। पहले तो आप लोग को हम ये बता दें, पहले तो हम आप लोग को ये बता दें कि रीडिंग टाइम जो भी हो भैया, आपके पास आंसर देने का टाइम 1.5 घंटा है। मतलब इतना समय है कि एक तो वर्कआउट सेशन करके वापस आ जाए एग्जामिनेशन हॉल में और एग्जाम दे दे तो भी सही हो जाए, मतलब इतना टाइम बच जाता है आप लोग के, ठीक है ना। तो सर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में जस्ट आई आंसर इट एंड स्किप, कुछ क्वेश्चन में स्टे एंड एक्सप्लेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रिस्पेक्ट ईच क्वेश्चन डिजर्व्स, ठीक है। आप लोग का भी कुछ डाउट्स आया था, जैसे महक का मुझे याद है एक क्वेश्चन में डाउट आया था, सिमिलरली कुमकुम का डाउट आया था, तो गाइस वो सब क्वेश्चंस में ना आई स्लो डाउन अ लिटिल, ठीक है ना। ठीक है, वो सब भी टफ नहीं थे, बट ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये पीडीएफ। अच्छा गाइस, एक और क्वेश्चन महक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन, कि महक बोल रही है कि सर जी ये पीडीएफ जो है आप हमें भेज दोगे या फिर हम लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन करें? तो नहीं, इतना अत्याचार आप लोग अपने साथ ना करें, ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है केसी ऐप में आप लोग के बैच वाले सेक्शन में, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। जो आंसर्ड, महक इज आस्किंग कि सर जो आंसर्ड है सीरीज वो हमें आप भेज दोगे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। सो डोंट वरी, ओके। वो भी कहा जाएगा केसी ऐप में, आपका बैच सेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी? जनाब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड या फिर कंज्यूम्ड, मेरे को कंज्यूम्ड बोलना चाहिए क्योंकि यूटिलिटी है तो हम लोग को कंजम्पशन का बात करना है, प्रोडक्शन का नहीं। जब मार्जिनल प्रोडक्ट होता तो मैं प्रोडक्ट उसका बात करता, ठीक है ना। सो यार ये वाला होगा गाइस, TUN माइनस TUN माइनस 1, इसमें तो यार सोचने वाला कोई चक्कर था नहीं। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स ही विल बी इक्विलिब्रियम एट वाओ, तो यानी कि टू कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बातचीत हो रही है। तो गाइस द कंडीशन इज MUX by PX इक्वल्स टू MUY by PY। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, याद रखना, उसके रिलेटेड सारा बात याद रखना चाहिए। इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जनाब बताता है कि हर 1 रुपया से जो यूटिलिटी डिराइव हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुआ है फ्रॉम कमोडिटी एक्स, उसी 1 रुपया से मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी वाई सेम होना चाहिए। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये किसके अंदर है? कार्डिनल अप्रोच टू कमोडिटी वर्ल्ड, ओके। वाओ, व्हाट रिलेशन डू यू सी बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड इन द टेबल गिवन बिलो? जनाब प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। देखिए अगर ऑन प्राइस की वजह से हो, एक क्वेश्चन एक डाउट मैंने लास्ट डे यश का क्लियर किया था, वो डाउट आया, आई वाज सरप्राइज्ड, बट ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये किसी और का नहीं हो। जनाब मूवमेंट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और शिफ्ट में इंक्रीज या डिक्रीज, ये दोनों में जब अपने प्राइस का बात करते हैं ना तो सिर्फ ऑन प्राइस की वजह से होना चाहिए। अगर मान लो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज हो रहा है, तो सर वो मूवमेंट का केस है क्या? नहीं, वो सब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सब क्या है? अदर फैक्टर्स है। ये सब क्या है? अदर फैक्टर्स है। तो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी इज द ओनली थिंग। यहाँ पे प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी हो रहा है कम, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है, दैट्स अ केस ऑफ एक्सटेंशन इन डिमांड। तो यानी कि मेरा आंसर है गाइस एक्सटेंशन इन डिमांड। जब डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जनाब अगर आपका डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट प्राइस पर आपका जो क्वांटिटी है वो चेंज होए जा रहा है। तो अगर आपका कांस्टेंट प्राइस पे क्वांटिटी इज चेंजिंग, देन माय डियर फ्रेंड्स द इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी, द इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी। क्योंकि आप लोग सोचो ना, डिमांड तो चेंज हो रहा है, बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस नेग्लिजिबल है, तो एनीथिंग बाई जीरो इज इंफिनिटी ओनली, सो दैट लॉजिक टेल्स अस इंफिनिटी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द इफेक्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता हुआ कौन कौन सा फैक्टर्स है? नेचर ऑफ कमोडिटी, हाँ, अगर नेचर ऑफ कमोडिटी एक नेसेसिटी है तो इन इलास्टिक होगा, लग्जरी है तो इलास्टिक होगा, लेवल ऑफ इनकम हाई होगा तो इन इलास्टिक होगा, लेवल ऑफ इनकम लो होगा तो
इलास्टिक होगा, लेवल ऑफ इनकम हाई है तो इन इलास्टिक है, क्योंकि मेरे को फिर फर्क पड़ता नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट्स अगर अवेलेबल है तो इलास्टिक होगा, अगर अनअवेलेबल है तो इन इलास्टिक होगा। मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी को इंपैक्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर इज ऑल। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द नेचर, वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन केस ऑफ इलास्टिसिटी? जनाब इलास्टिसिटी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी में आप क्वांटिटी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो ना, कि अगर प्राइस मान लो 1% से बढ़ा तो क्वांटिटी 2% से घटेगा। फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी 2 बोलते हो, तो यहां पे क्वांटिफाई करना पॉसिबल होता है। तो यस इट इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, यस इट इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, अगर सिर्फ इलास्टिसिटी का बात करें तो। लेकिन अगर गाइस इलास्टिसिटी की जगह ये लोग अगर बात कर रहा होता लॉ ऑफ डिमांड का, तो जनाब आंसर तब क्वालिटेटिव होता। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड आपको बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो केवल किस बारे में बात कर रहा होता है? लॉ ऑफ डिमांड केवल आपसे बात कर रहा होता है डायरेक्शन के बारे में। इट डजंट टॉक टू यू अबाउट मैग्नीट्यूड, कि कितना से। इलास्टिसिटी का तो आपको एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आता है ना, बीट 2, बीट 1, बीट 3, व्हाटएवर इट इज। इस वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गाइस इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। Elasticity of demand is a quantitative concept, while law of demand is a qualitative concept. ठीक है ना जी सर, बिल्कुल। हाउ विल यू कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्ट? गाइस टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। ये बात मैंने लास्ट डे दिखाया था, एक बार फिर से एग्जांपल आपको दे देता हूं। और टाइम एंड अगेन जब मैं प्रोडक्शन का डिस्कस कर रहा था एमसीक्यूज, तब भी मैं ये बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। गाइस ध्यान दीजिए आप लोग, क्वांटिटी 1 2 3, टोटल प्रोडक्ट एक बार के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूं 120 120 ये 130। तो जनाब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? फॉर द फर्स्ट यूनिट 100 है, फॉर द सेकंड यूनिट 20 है, फॉर द थर्ड यूनिट 10 है। अब मान लीजिए मेरे को टोटल प्रोडक्ट 3 चाहिए, तो आप क्या करोगे? MP 100 प्लस 20, 120 प्लस 10 करोगे तो आपका 130 आ गया, विच इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप मार्जिनल्स को ऐड करते हो तो आप टोटल पे रीच कर पाते हो। जब आप मार्जिनल्स को ऐड करते हो तो आप टोटल्स को रीच कर पाते हो। देयरफॉर दिस माय डियर फ्रेंड्स इज आवर आंसर। ठीक है ना? सम टोटल ऑफ टीपी लिखने का नहीं, एपी लिखने का नहीं, ये तो अलग ही चीज है यार। हाँ, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन शोज द एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स? एक मिनट देखिए, अपने क्या रिटर्न्स जानते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, अपने ये समझते हैं। अभी देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स और ऑल। अब आप लोग समझना, एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब कि कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो है, अच्छा यहां पर एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोल रहा है, तो यानी कि रिटर्न्स का फायदा कहां पर दिख रहा है आपको? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या बोलता है कि जब आप एक गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर पे और वेरिएबल फैक्टर डालते रहोगे तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो और बेहतर, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर है वो बेहतर यूटिलाइज होगा। फिक्स फैक्टर अगर बेहतर यूटिलाइज हो रहा है तो आपका जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा एट फास्टर रेट। गाइस क्या लगता है क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा आप लोग का? व्हाट से मैं ये मेरा ये टिक मत देखिए आप लोग, आप लोग अपने हिसाब से सोचिए। व्हाट से गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। देखो आप लोग समझो, देखो 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 देखो, ध्यान दो ध्यान दो। स्पेशलाइजेशन अचीव होगा क्या? हाँ सर स्पेशलाइजेशन तो अचीव होगा। एक मिनट रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स या ऑल। सुनो, shows the application of increasing returns। एक बार थोड़ा सा ठहर के सोचो। स्पेशलाइजेशन, हाँ यहाँ पर स्पेशलाइजेशन क्या है आपका? मेरे को मतलब आप बताओ मेरे को कि इसमें स्पेशलाइजेशन आप क्या देख रहे हो? स्पेशलाइजेशन तो आप कुछ नहीं देख रहे ना, आप मेनली देख रहे हो कि फैक्टर्स आर बीइंग मोर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, और तो कोई रीजन नहीं है ना। सो देयरफॉर द आंसर विल बी गाइस एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर। आंसर विल बी एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स। आप लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स का कॉजेस पढ़ लीजिए बस, अगर आपको चाहिए ना कि कहाँ है ये इफेक्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का कॉजेस में पढ़ लीजिए प्लीज। तो उसमें आप लिखा हुआ है कि द फैक्टर्स आर मोर बेटर यूटिलाइज्ड, मतलब ये बी एक आंसर है। एक सेकेंड, हाँ
ठीक है। When supply increases due to improvement in technology, मतलब साहब सप्लाई इंक्रीज तो कर रहा है बट इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर ऑन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर ऑन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यार ये तो क्लियर कट केस है इंक्रीज इन सप्लाई का, तो यानी कि हम लोग बिना सोचे लिखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। The elasticity of supply is always positive. Why is elasticity of supply always positive? Because there is direct relationship between supply and price. अच्छा, cost of exertion, pain and sacrifice is known as opportunity cost. What is the nature of expenditure on raw material, power and labor? समझना, हाँ क्या बोला आपने आंसर? देखिए रॉ मटेरियल है, अब जैसे रॉ मटेरियल में आप लोग पोटैटो ले लो, तो यार आपका फिक्स प्रोडक्ट जैसे फिनिश प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा आपको आलू का और दरकार पड़ेगा, तो इसका मतलब वेरी कर रहा है विद द आउटपुट, वेरी कर रहा है विद द आउटपुट। तो इसका मतलब यहां पर जो है इसको वेरिएबल लिखना गलत बिल्कुल नहीं है, वेरिएबल लिखना बिल्कुल गलत नहीं है। What is the correct formula for calculating the total variable cost? Guys, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है एवीसी इंटू क्यू, मेरे को सही लग रहा है, टीसी माइनस टीएफसी ये भी मुझे सही लग रहा है, और सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि सुनिए मार्जिनल कॉस्ट आप लोग बोलते हो चेंज इन टोटल कॉस्ट है बट द चेंज इज ओनली बिकॉज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बात मैंने बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट आल्सो रिप्रेजेंट्स चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो गाइज ऑल लिखना इज द करेक्ट आंसर, ऑल लिखना इज द करेक्ट आंसर, और आई वुड रदर से करेक्ट अप्रोच, ठीक है ना? ओके सर। What is the relationship between AR and MR under perfect competition? Guys, perfect competition में प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस फिक्स्ड रहता है, तो इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, AR इक्वल्स टू MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? AR इक्वल्स टू MR बाई Q पूरा गलत है, TR इज MR इंटू Q नहीं, अगर AR इंटू Q बोलता तो करेक्ट था, लेकिन TR इज सम टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल सही है। यार ये लोग ये बार बार ये कंसेप्ट चेक कर रहा है कि तुमको मालूम है कि नहीं कि सम टोटल ऑफ मार्जिनल टोटल होता है, या ये बात याद रखना प्लीज। अ कॉम्पिटिटिव फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MR इक्वल्स टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। मेरे को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं बाकी सब। AR इक्वल्स टू AC गलत, TR TC नहीं, तो यही सही है। MR इक्वल्स टू MC। अभी कुमकुम का मेरे को एक क्वेश्चन याद आता है गाइस, हो सकता है वो वाला क्वेश्चन बाद में, आई डोंट रिमेंबर वो किस सीट से पूछी थी, पर आप लोग को भी बताना जरूरी लग रहा है। कुमकुम का क्वेश्चन आया था, ये जो कुमकुम है पढ़ाई कर रही थी रात में 12:15 बजे 12:30 बजे, ठीक है, और उसका क्वेश्चन मेरे को आया 12:30 बजे, सर प्लीज टेल, मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं भी सब तब जाग रहा था। शी वॉज राइट, और मैंने आंसर दिया था उनके क्वेश्चन का। अभी ये है, आप समझो ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है कि नहीं है? अब अगर गाइस एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से काट रहा है, वो दो जगह पे एमआर और एमसी इक्वल हो रहा है। कुमकुम का क्वेश्चन था, हो सकता है ये इसी पेपर का था, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। तो क्वेश्चन ये था, मतलब उसका कंफ्यूजन ये था, यहां पर एक पॉइंट लिखा है L2, यहां पर एक पॉइंट लिखा है Q2। तो क्वेश्चन ये था कि भाई एक बात बता, इक्विलिब्रियम कहां अचीव हो रहा है, Q2 पे या L2 पे? अब देखो है तो दोनों इक्विलिब्रियम, क्योंकि Q2 भी इक्विलिब्रियम है, पर इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा हमेशा? L2। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q2। फिर कुमकुम पूछती है काय को, मैं तो सीधा आंसर दे दिया, मैं तो मनी हाइस्ट देख रहा था, तो मैं तो सीधा आंसर दे दिया। फिर उसका रीजन आया काय को, तो गाइस आंसर है सिंपल कि एमसी जहां पे एमआर को नीचे से काटेगा वही इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो एमसी एमआर को यहां पर नीचे में काट रहा है क्या? नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट की वजह से, तो देयरफॉर गाइस द आंसर इज L2, ठीक है ना? मतलब ऐसा क्वेश्चन आया तो दैट इज द आंसर, नॉट Q2। आएगा तो नीचे वापस रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हु डिसाइड्स द फर्म? यार फर्म इज अ प्राइस टेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, सो हु डिसाइड्स द प्राइस जनाब? एन इंडस्ट्री। What is determined at the point where both market demand and market supply curves intersect at each other? जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इंटरसेक्ट करेगा, उस इंटरसेक्शन की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों का ही तो पता चलेगा ना जनाब।
तो यानी कि आंसर है बोथ ऑफ दीज। सर सही है। आगे बोलो सर अब आप, आगे बोलो सर अब आप। What will be the effect upon equilibrium price when an increase in demand is more than increase in supply? देखो भाई, अगर कोई ध्यान दे, अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा है, बिना डायग्राम बनाए हो जाएगा। इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड सप्लाई, तो ज्यादा जोर से डिमांड बढ़ा, मतलब देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस, और अगर सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड होता है तो प्राइसेस बाजार में उठता है, क्योंकि बाजार में डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ेगा। डायग्राम बनाने का भी कोई दरकार नहीं है। मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया था कि देखो, इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई, जैसे बीआरएस करते थे ना क्लास 11 में, वैसे ही साथ में रखो। ये डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा पर कम बढ़ा, तो एक्सेस डिमांड तो आया ना, तो वो एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। एक्सेस सप्लाई की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगा। ये बात बताए थे आप लोग को। और अगर किसी को डायग्राम बना के करने का शौक है तो वो भी हेल्प कर देता हूं। ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये है ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। अब भाई डिमांड जो है तुम्हारा वो ग्रेटर तेजी से बढ़ रहा है, जबकि सप्लाई जो है तुम्हारा कम तेजी से बढ़ रहा है। हो गया ना प्रूफ? कहां इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुआ, बढ़ा ना, प्रूफ कर दिया ना मैंने। तो मतलब वो डिपेंड करता है आपका क्या अप्रोच से आप सोचते हो। वॉट एवर यू डिसाइड टू डू, इट्स ऑल राइट, ठीक है ना? ओके, व्हाट डज फ्लोर प्राइस रेफर टू? इसमें से गाइस ऑप्शन है आप लोग के पास, क्या वो कंट्रोल्ड प्राइस है, क्या वो मैक्सिमम सीलिंग प्राइस है, क्या वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, या वो एनी ऑफ दिस? व्हाट से गाइस, व्हाट से, व्हाट डज फ्लोर प्राइस रेफर टू? क्या लगता है आपको? सोचिए सोचिए। आप लोग को ट्रिक भी बताया था सोचने का, आप लोग को ट्रिक भी बताया था सोचने का। कंट्रोल प्राइस नहीं है आंसर। इधर देखो, आपको क्या बोले थे कि क्या है, फ्लोर है। क्या है? फ्लोर है, मतलब मन क्या करेगा, नीचे का, पर रियल लाइफ में मन का मानना नहीं, ऊपर होगा। ये इक्विलिब्रियम है। फ्लोर प्राइस कहां सेट होता है? फ्लोर प्राइस कहां सेट होता है? यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। एग्जाम में ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि वेयर इज द फ्लोर प्राइस सेट, above equilibrium price, at equilibrium price, below equilibrium price. floor price is set above equilibrium price. देखो मन करेगा एग्जाम में कि फ्लोर है तो नीचे लिख दें, पर above equilibrium price आपको बताए थे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अरे आप लोग भूल गए हो, इसीलिए मैंने बोला कि जो लोग नहीं आंसर दे पा रहे हैं ना, वो लोग वो 2 दिन का रिवीजन सेशन अटेंड नहीं किए। और मैं अभी चैट में देख रहा हूं या रोशन को देख रहा हूं, जो लोग अटेंड किए हैं 2-2 सेशन शिद्दत से, उनका आंसर सही आ रहा है। क्यों? आप लोग को याद दिलाते हैं। आज एक फार्मर एक क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइस से डिसाइड हो रहा है डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से। मान लीजिए प्राइस ये डिसाइड हुआ, अरे भाई हो सकता है वो फार्मर का इक्विलिब्रियम के लिए तो वो प्राइस है, पर एक फार्मर का कॉस्ट ही रिकवर नहीं होगा इसमें, तो फिर तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस बढ़ा के बोलती है। उस उधर पे एक्सेस सप्लाई होता है, गवर्नमेंट बोलती है फार्मर को, सुन इससे कम में तो किसी को देना मत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में तो किसी को देना मत। अगर अगर कोई एक्स्ट्रा मांगता है, अगर कोई तुमको नहीं खरीदता, एक्स्ट्रा बच जाता है, तो हम तुमसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीद लेगा। दैट इज द आइडिया गाइस, ठीक है ना? ओके। एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व मतलब आपको याद आ गया, क्वालिटेटिव अप्रोच टू अराइविंग एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। व्हाई इज इट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये क्वेश्चन है गाइस। आपको याद होगा इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट क्या था। इंडिफरेंस कर्व दिखाता है कि जब, सुन लीजिए प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, इंडिफरेंस कर्व ये दिखाता है कि जब एक प्रोडक्ट का अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग देखें, जहां पे एक प्रोडक्ट बढ़ रहा है और दूसरा प्रोडक्ट घट रहा है, एंड कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन रिमेन्स द सेम। तो आप लोग देखो, जैसे जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, आपका क्या विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस द अदर प्रोडक्ट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि आपके पास जब एक प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है तो यू विल नॉट वांट टू सैक्रिफाइस द अदर प्रोडक्ट एनी मोर। तो दैट इज डिमिनिशिंग एमआरएस, दैट इज डिमिनिशिंग एमआरएस। ओह सर ये बात है, हाँ सर, डिमिनिशिंग एमआरएस गाइस इज द आंसर। एक मिनट, अब यहां पर मैं क्वेश्चन बना सकता हूं एग्जाम में, है ना, कि इनडिफरेंस कर्व विल बी स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन, तब आंसर होगा कांस्टेंट एमआरएस। क्यों? देखो एक शेप हो गया ये, एक शेप हो गया ये, भाई फर्क ये है कि यहां पे एमआरएस जो है वो आपका
कांस्टेंट है, एमआरएस जो है यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर एमआरएस कांस्टेंट है। और जब आप अब यहां पर देखोगे, जब आप इसको देखोगे तो यहां पर जो है एमआरएस कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, यहां पर एमआरएस कॉन्स्टेंटली ये जो है ये इंडिफरेंस कर्व है, और यहां पर एमआरएस जो है वो आपका कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है। और रियल लाइफ में ये सिनेरियो होता है, पर खुदा ना खास्ता पूछ लिया कि व्हेन विल इंडिफरेंस कर्व बी स्ट्रेटवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो अगर पूछ लिया तो मैं बोला लिख देना तब कांस्टेंट एमआरएस के केस में, अदरवाइज तो आपका आंसर डिमिनिशिंग एमआरएस करेक्ट है। ओके, एवीसी एंड एसी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सुनिए सुनिए सुनिए, गौर फरमाइए बात में, एवीसी और एसी कर्व कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगे, काहे? क्योंकि एमसी स्टार्ट फॉलिंग या टीसी माइनस टीवीसी इज कांस्टेंट या टीसी डज नॉट इंक्रीज या नन ऑफ द अबव। बी, क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों के रिश्ते के बीच में कौन आ गया? फिक्स कॉस्ट आ गया। तो द आंसर इज गाइस फिक्स्ड कॉस्ट। आपको बताए भी थे ये और ये, तो ये जो डिस्टेंस है हम लोग तो डिस्कस किए थे ना, ये एवरेज कॉस्ट और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये डिस्टेंस घट रहा है ग्रेजुअली, पर कभी भी ये लोग आपस में मुलाकात नहीं करेगा। रीजन इज वेरिएबल, रीजन इज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना फिक्स, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डिक्लाइन होता है, पर कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होता। तो जब एवरेज फिक्स कॉस्ट ही कभी जीरो नहीं होगा तो ये दोनों कर्व्स कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, है ना। Which of the following options is a reason of change in demand? Okay, hello guys, जब बात change in demand का कर रहा है, it can be income, it can be related goods, it can be the population. So the answer is all of the above. Wow. Next question. What is the basic reason for operation of law of diminishing returns? Law of diminishing returns. Scarcity of factors, number one. Number two, imperfect substitutability between factor. C, both A and B. D, none of the above. क्या लगता है guys? Come on. Reason behind law of diminishing returns, क्या लगता है गाइस? तीन रिटर्न्स है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। गाइस द आंसर इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन फैक्टर्स। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोलता है कि तुम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा है फिक्स फैक्टर पे। जब तुम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा है फिक्स फैक्टर पे, मतलब जो तुम फिक्स फैक्टर का कमी है उसको पूरा करना चाह रहा है, अग्रीड। लेकिन क्या जितना चाहे तुम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा के फिक्स फैक्टर का कमी पूरा कर सकता है क्या? नहीं। एक हद तक की फिक्स फैक्टर जो है, एक हद तक की वेरिएबल फैक्टर जो है वो फिक्स फैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसके बियॉन्ड सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, उसके बियॉन्ड सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये यहां पर लॉजिक है, ये यहां पर लॉजिक है। सर इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कीजिए ना, इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कीजिए ना। ओके, डोंट वरी, करते हैं, प्लीज गिव मी अ मोमेंट्स टाइम। इधर आओ दोस्तों, मैं ये देखो, ये क्या है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। सर ये क्यों खोल लिया? क्योंकि यहीं से ये लोग क्वेश्चन दे रहा था। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखाने के लिए नहीं लेके जा रहा, मैं बस आपको वो जो रीजंस वाला में आप लोग कंफ्यूज थे ना, वो वाला पार्ट एक बार क्लियर करवा दूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ले जाके। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं चाहिए एग्जाम के टाइम पे, समय लगेगा, लेट्स स्पेंड सम टाइम। ओके, हाँ रुक जाइए, इसको डाउनलोड कर लेते हैं सो दैट आई कैन ओपन इट। एक सेकेंड, घर पे थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए तो होगा चर्चा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ये देखो, तीन लॉज और तीनों का जो रिटर्न्स का स्टेजेस है वो यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। ये आप लोग के बुक में भी है, मेरे मटेरियल में भी है, उसमें कोई चाप नहीं है, ठीक है। द लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑपरेट बिकॉज इन द बिगिनिंग द क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स इज अबंडेंट रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्यों होता है? अलग अलग रीजंस हम लोग पढ़ रहे हैं।
as more units of variable factors are added to the constant quantity of fixed factor, the fixed factors are better utilized. तो याद होगा इसीलिए जब वो इंक्रीजिंग रिटर्न का क्वेश्चन आया था ऊपर में, तब मैंने बोला था बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स, है ना. दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स फैक्टर इंक्रीजेस एज एडिशनल यूनिट्स आर एडेड टू दैट. दिस कॉजेज द प्रोडक्शन टू इंक्रीज एट अ रैपिड रेट. ये यहां पर लिखा हुआ है. ये देखो शुरुआत में जो है फिक्स फैक्टर अनयूटिलाइज रहता है. शुरुआत में फिक्स फैक्टर अनयूटिलाइज रहता है. तो जब आप वेरिएबल फैक्टर उसमें ऐड करते हो तो वो फिक्स फैक्टर बेहतर यूटिलाइज हो रहा होता है ना. इस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट करता है. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अगेन इसके पीछे का जो लॉजिक है ये देखिए. व्हाई वी गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स? इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑकर प्राइमरीली बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स फैक्टर. As more units of variable factor are combined to work with, once the point at which amount of fixed factor is sufficient to ensure efficient utilization, any further will cause it to decline. ये रेस्ट करता है upon the phenomenon of indivisibility of the fixed factor. It depends on the indivisibility of the fixed factor. आपको याद होगा ऊपर में जो क्वेश्चन था उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स का पूछ रहा था और तब इंडिविजिबिलिटी दिया हुआ था, याद है. पर इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर किसकी वजह से है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स. और ये देखो अनदर रीजन ऑफर फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ वन फैक्टर फॉर द अनदर. तुम जो वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो तो मतलब तुम एक फिक्स फैक्टर की कमी को पूरा करने का कोशिश कर रहे हो, पर एक हद तक ही तुम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा बढ़ा के फिक्स फैक्टर की कमी को पूरा कर पाओगे. बियॉन्ड दैट तुम ये कर नहीं पाओगे. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. और स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. As the amount of variable factor continues to increase, a stage is reached when the total decline. This is due to the fact that quantity of becomes too excessive. अगर क्वेश्चन आ गया कि जहां पे वेरिएबल फैक्टर टू एक्सेसिव हो गया तो वो आपसे बात कर रहा है नेगेटिव रिटर्न्स का. जहां पे मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गया, जहां पे ओवर क्राउडिंग जैसा वर्ड आ गया, याद रखना नेगेटिव रिटर्न्स में ओवर क्राउडिंग, मिसमैनेजमेंट, ये सब वर्ड्स अगर आ गया तो याद रखना वो नेगेटिव रिटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल. अगर आप लोग मेरे को बोलो कि सर एक एक लॉजिकल रीजन दीजिए, मतलब लॉजिकल पॉइंट्स दीजिए, हेड्स दीजिए जिससे हम लोग को याद रह पाए, तो स्टेज 1 का ऑपरेट करने का रीजन है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. सीधी सी बात है. स्टेज 2 में मैं आपको 2 पॉइंट्स देना चाहूंगा. पहला इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर. पहला है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर और दूसरा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. और इसमें मैं बोलूंगा ओवर क्राउडिंग एंड मिसमैनेजमेंट for the operation of the respective return, increasing, diminishing or negative. Am I clear guys? क्या मैं स्पीड को वापस से एक्सेलरेट करूं? What say guys? Come on everybody, फटाफट फटाफट. वेट करना है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़े फटाफट. Come on guys. All right, सही सही. ओके, कोई क्वेश्चन तो ऐसा मेरे को मिला नहीं है. सही, आप लोगों को क्लियर है ना? हाँ जी सर, कंटिन्यू करो आप बातचीत, ठीक है ना. तो इस वजह से गाइज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमिनिश. एक बार फिर से एक बार वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं ना, रट्टा तो मारना ही है क्लास के अंदर. तो सुनो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, अगर ये वर्ड दिख रहा है हमें, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स नामक शब्द दिख रहा है हमें हमारी कोर्स में, तो हमें याद रखना होगा इसका रीजन जो है वो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर या मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. बेटर यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन दिखा मुझे तो मैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स समझ गया, ये रीजन है. अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स है तो मैं देखूंगा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी या इंडिविजिबिलिटी, या क्योंकि फिक्स फैक्टर्स को आप बहुत मल्टीपल पार्ट्स में तो काट नहीं सकते ना. और फाइनली आपका अगर नेगेटिव रिटर्न्स है तो ओवर क्राउडिंग जैसा वर्ड, ओवर क्राउडिंग जैसा वर्ड या मिसमैनेजमेंट जैसा वर्ड. मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये थर्ड वाला आएगा नेगेटिव रिटर्न्स एग्जाम में. ओवर क्राउडिंग या मिसमैनेजमेंट देख ले तो नेगेटिव रिटर्न्स मार्क कर देना, या एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर ये वर्ड तुम देख ले तो लिख देना नेगेटिव रिटर्न्स. कीवर्ड दे रहे हैं. अच्छा, व्हाट इज द यू शेप फॉर द रीजन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. जनाब, मार्जिनल हो चाहे एवरेज कॉस्ट हो चाहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, सबके पीछे का रीजन जो है
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ए राम, कौन लिखा है लॉ ऑफ डीएमयू? ए भाई लॉ ऑफ डीएमयू मत लिखो रे बाबा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं आप, वो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और प्रोडक्शन की वजह से ही तो ये है ना, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द रीजन रे बाबा। ओके, द रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड इज, और जो ये आंसर गलत लिखा है भाई फटाफट भागो और जाके प्रोडक्शन देखो। द रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड इज राइज इन प्राइस, गलत। ऑन प्राइस बढ़ने की वजह से तो डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, मेरे को एक मन में क्वेश्चन आया ऐसे, अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है तो अलोंग द सेम डिमांड कर्व ऊपर मूव करते हैं या नीचे मूव करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। मन करेगा नीचे लिखने का, पर क्या करना है, ऊपर की तरफ। बताए भी थे रिवीजन क्लास में, अपने रिवाइज किए भी हैं इसको बहुत ही बेहतर तरीके से। क्या कि भाई ये प्राइस है, क्वांटिटी ये है। अरे भाई अगर तेरा प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी घट गया ना, तो इधर पे अब नया मीटिंग पॉइंट है ना, तो तुम तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, ये याद रखना। ये जस्ट एक क्वेश्चन आया तो मैं बोला, पर इसका जो आंसर है वो है क्या, रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड। देख, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगा हुआ तो मेरा डिमांड बढ़ेगा, यहां पर है डिक्रीज इन डिमांड। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगा हो गया तो मेरे प्रोडक्ट का डिमांड भी डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इज द वर्ड, सो द आंसर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अरे सब्स्टिट्यूट का इंक्रीज होगा तो मेरा तो फायदा है ना उसमें, मेरा तो डिमांड बढ़ेगा, घटेगा क्यों? द डिमांड फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ फ्रूट जूस इज इलास्टिक। आपको पहले ही बोल दिया कि इलास्टिक है भाई, बता क्यों? क्योंकि लग्जरी है, कंजम्पशन पोस्टपोन्ड हो सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, या मल्टीपल यूज प्रोडक्ट है। क्या लगता है भाई? इलास्टिक है गाइस, इलास्टिक है। क्योंकि क्योंकि फ्रूट जूस का जो सब्स्टिट्यूट है वो बाजार में अवेलेबल है। आप लोग कीवर्ड को देखो, ये क्या लिखा है, सर्टेन ब्रांड बोल रहा है, मतलब कंपनी का बात कर रहा है। अरे भाई अगर मेरे को रियल फ्रूट जूस लगा कि महंगा हो रहा है तो मैं पेपर बोट पे शिफ्ट कर सकता हूं, बहुत सारे फ्रूट जूस की ब्रांड्स है। सो द आंसर इज इट्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। इसको लग्जरी बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसको लग्जरी बोलना ठीक नहीं रहेगा। हाँ वही, क्या ही लग्जरी है। द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस। एक मिनट, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, तो भैया इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ये तो है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, नहीं ये तो नहीं है ना। सो द आंसर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के लिए यही मेरे को लगता है, ठीक है ना। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द करेक्ट रीजन फॉर अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व? वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। देखो, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व मतलब टंग। क्यों? क्योंकि आप लोग को पढ़ा हुआ है कि पहले लेबर बोलेगा, पैसा मांगता है, काम करेगा, सप्लाई बढ़ेगा लेबर का। फिर एक बार लेबर के पास पैसा ही पैसा हो गया, उसके बाद वो काम करना कम करेगा, तो यानी कि लेबर फर्स्ट प्रेफर्स वर्क ओवर लेजर एंड देन लेजर ओवर वर्क। सही है ना, पहले काम कर रहा है इसीलिए सप्लाई बढ़ रहा है, बाद में आराम कर रहा है, तो यानी कि ये है ना। ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व? अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, एक सेकंड देखो, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड ये नंबर ऑफ ये, भैया डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है ना। सो सीधा सा बात है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बोला, ओके। क्रॉस इलास्टिसिटी, ओ माय गॉड, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिलेटेड गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आज मान लो सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड बढ़ेगा, तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड घटेगा, तो इनवर्स रिलेशनशिप तो नेगेटिव। और अनरिलेटेड में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? जीरो। अरे भैया टीवी का प्राइस बढ़ा तो उसमें मेरा नमक का क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो। सो यहां पर क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी इज डैश फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, इट्स पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव। एक मिनट रुक जा, ए या सी कुछ भी हो सकता है, बट एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, मतलब एक प्राइस कमोडिटी का बढ़ा किसी और का, तो मेरा गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। सो द आंसर इज पॉजिटिव एंड इंक्रीज। वाओ, तो याद रखना सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव, और अनरिलेटेड गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो जीरो होता है जनाब।
यहां पर गलती मत कीजिएगा। Opportunity cost of the good is the anticipated, is the next best alternative sacrificed. Obviously, next best alternative दिख गया तो फिर मेरे को और कुछ ढूंढना है ही नहीं। If the price of petrol increases, यार come on, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल का डिमांड घटेगा, तो डिमांड फॉर कार विल ऑल्सो फॉल, डिक्रीज। व्हाट इज एक्सांटे डिमांड? व्हाट इज एक्सांटे? मैंने आपको बोला था डिमांड का दो केसेस है, एक एक्सांटे और एक एक्सपोस्ट। अभी जो रिवीजन क्लास भी करवाए थे आप लोगों को, उसमें भी बताए थे एक्सांटे। एक्सांटे में आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, तो आंटी तो कुछ फ्यूचर में करेगी ना, तो एक्सांटे मतलब फ्यूचर का कंसेप्ट है। एक्सांटे किसका कंसेप्ट है? फ्यूचर का कंसेप्ट है, तो यानी कि इट इज एन इंटेंडेड डिमांड। एक्सपोस्ट डिमांड है, एक्सपोस्ट डिमांड है एक्चुअल डिमांड, एक्सपोस्ट डिमांड है एक्सांटे डिमांड है प्रेडिक्टेड डिमांड, एंटिसिपेटेड डिमांड, इंटेंडेड डिमांड। एक्सपोस्ट है एक्चुअल डिमांड कि अच्छा ये डिमांड हुआ रियल लाइफ में। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू, वाओ, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप पूछ रहा है जनाब, ये आपका अगर इंडिफरेंस कर्व, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? क्या वो 1 होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़े थे कि द इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो एमआरएस रिस्पॉन्सिबल है इसका स्लोप के लिए। अब अगर कोई पूछ रहा है सर स्लोप क्या है, कोई पूछ रहा है स्लोप क्या है, अभी तो बताने का मन नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये मान लो ये y2 है, ये y1 है, ठीक है ना, ये y2 है, ये y1 है, एक बार के लिए समझ लो। तो y2 माइनस y1, भाई यहां पर अगर x2 है और x1 है, भाई x2 माइनस x1 करना, इसको बोलते हैं स्लोप। बट अभी उस चीज में मत पढ़ो। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एमआरएस। क्या होता है? एमआरएस। क्योंकि आप लोग को याद होगा एक स्लोप ही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ का शेप के लिए। हम लोग पढ़े थे कि ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो इस वजह से एमआरएस बोले थे ना। अभी खाली इतना याद रखो। हाँ, अगर किसी को इसके पीछे का पूरा कहानी चाहिए, अभी आई डोंट थिंक आप लोग के पास टाइम है, ओरिजिनल क्लास जाके देखना पड़ेगा आप लोग को, पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइस इफेक्ट इज जनाब इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अपने इसको पढ़े थे रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में। प्राइस इफेक्ट क्या था? प्राइस इफेक्ट क्या था? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था कि अगर किसी और का प्राइस बढ़े तो मेरा डिमांड बढ़ेगा। इनकम इफेक्ट, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया, इनकम इफेक्ट को किससे लेना देना है? रियल इनकम से या नॉमिनल इनकम से? एक बार फिर से, इनकम इफेक्ट को किससे लेना देना है? रियल इनकम से या नॉमिनल इनकम से? फटाफट बताओ। इनकम इफेक्ट को लेना देना है रियल इनकम से। किससे लेना देना है? रियल इनकम से। नॉमिनल इनकम से कोई लेना देना नहीं है। नॉमिनल इनकम होता है हाथ में जो पैसा आ रहा है, रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। सोशल कॉस्ट इज, वाओ, सोशल कॉस्ट इज, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सोशल कॉस्ट में अपने लोग पढ़े थे, ध्यान से सुनना आप लोग, क्या है देखते हैं एक बार। इज इट ओके, लेट्स सी, इज इट इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट? इसको इकोनॉमिक कॉस्ट बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट को। पर सोशल कॉस्ट में तो जो सोसाइटी को बियर करना पड़ता है वो भी होता है। एक्सप्लिसिट प्लस अपॉर्चुनिटी, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो लाइक एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ओनली। प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो बिजनेसेस अर्न कर खर्चा कर रही है, और एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब जो खर्चा सोसाइटी कर रही है। किसी को कोई डिजीज हो गया, किसी को अजमा हो गया, किसी को कुछ हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव द आंसर इज सी। व्हाट से गाइस? हाँ जी साहब, द आंसर इज सी, ठीक है ना। डी भी नहीं हो सकता बिकॉज इट्स प्राइवेट कॉस्ट प्लस रियल कॉस्ट, कुछ और ही चला गया डिस्कशन, ठीक है, तो हटाओ। अच्छा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्नॉब अपील, बाइंग अ फरारी। द शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, देखो शॉर्ट रन लिखा हुआ है, वेयर आउटपुट कैन बी इंक्रीजिंग बाय डैश व्हाइल कीपिंग डैश कांस्टेंट। तो आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लेबर, तो मतलब ये मेरा आंसर नहीं है और ये मेरा आंसर नहीं है। बाय इंक्रीजिंग लेबर व्हाइल कीपिंग देखो लैंड भी कांस्टेंट रहता है, बट हम लोग लेबर और कैपिटल से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, तो ज्यादा आंसर, अच्छा आंसर लेबर और कैपिटल है। बट मेरे पास एक रीजन नहीं है अभी इस लेवल पर। ऑब्वियसली अपने लेबर कैपिटल कर रहे हैं तो ये सही है, बट लैंड भी तो कांस्टेंट रह ही सकता है ना। ये जनरल बता दिए, पर हाँ, यू विल चूज व्हाट यू हैव स्टडीड, कि लेबर को कांस्टेंट रख, मतलब लेबर को बढ़ाते हैं, कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट, ठीक है ना। ओके,
आगे बोलो सर अब आप। When a fall in price of the commodity results in increasing in total expenditure, वाओ, कि प्राइस घटा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी क्या होगा गाइस, प्राइस घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो जनाब मतलब इसका मतलब है क्वांटिटी इतना तेजी से बढ़ा प्राइस घटने की वजह से कि वो टोटल एक्सपेंडिचर को गिरने की जगह ऊपर उठा दिया, तो इसका मतलब जो डिमांड कर्व है, इसका मतलब गाइस जो डिमांड कर्व है, सोच के देखिएगा, तो सोचिए एक बार, आप लोग जो है ना आंसर दे रहे हैं, जो लोग गलत दे रहे हैं, भाविका सोचिए एक बार कि अगर प्राइस गिर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइस के गिरने की वजह से क्वांटिटी बढ़ा होगा और इतना तेजी से बढ़ा होगा कि जो एक्सपेंडिचर गिरना चाहिए था उसको उल्टा ले गया, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इट्स इलास्टिक डिमांड। सुधांशु आपने शायद फर्स्ट आंसर दिया था करेक्ट, विच इज वेरी गुड सुधांशु, ठीक है ना। आगे बढ़ो सर अब आप। The demand for a commodity refers to the quantity demanded at variable possible prices during a period of time. At lowest prices जरूरी नहीं, at variable possible, क्योंकि अपने लोग पढ़े हैं ना इंडिविजुअल डिमांड कर्व इसमें कि अलग अलग प्राइसेस पर अपने इसको स्टडी किए है ना। द डिमांड फॉर लेबर इज इंडिपेंडेंट, सॉरी, अच्छा, द डिमांड फॉर लेबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड फॉर अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इनपुट्स, डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय लेबर। बिल्कुल, आज हम लोग पढ़े भी थे कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। मैंने बोला था जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड होता है उसको क्या बोलते हैं, अरे कोई भी ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्टली लेबर मांग रहा है, लोग मांग रहे हैं काम, उस काम का डिमांड की वजह से अराइज हुआ डिमांड फॉर लेबर, सो डिमांड फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड डिमांड। गिवन गुड्स आर, एक मिनट, गिवन गुड्स तो नॉर्मल गुड्स नहीं है, सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर है, तो पहले तो यार गलत ऑप्शन को हटा दो, दिखो मत। और हम लोग पढ़े थे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में कि गिवन गुड्स वो कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स है जहां पे प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ेगा, तो यानी कि कुछ डिमांड फॉल्स विद फॉल इन देयर प्राइस, तो ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट गिफन का एग्जांपल जैसे आपको बताए थे। अच्छा, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ, टोटल यूटिलिटी है, एडिशनल तो मार्जिनल से रिलेटेड है ना। अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये मैक्सिमम मिनिमम क्या है, जितना भी खाएं उधर तक जो टोटल सेटिस्फैक्शन आया होगा वो टोटल यूटिलिटी है, सो देयरफॉर द ऑप्शन इज डी, ठीक है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नाम है रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी, मींस क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज चेंज, क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर इनपुट्स इज चेंज, गलत। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है, एक फैक्टर वेरिएबल, फिक्स्ड फैक्टर्स आर चेंज बट वेरिएबल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, क्या टाइम पास है, फिक्स्ड एंड बोथ आर चेंज इन इक्वल प्रोपोर्शन, गलत है जनाब, आंसर विल बी 1, क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर इज चेंज व्हाइल कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, द वन कांस्टेंट इज कैपिटल, द वन चेंजिंग इज लेबर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर बताया हुआ है, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी है, मेरा किताब देख लेना, किताब नहीं तो मेरा क्लास देख लेना, कुछ भी देख लेना। अच्छा, इकोनॉमिक कॉस्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो पता ही है, और नॉर्मल प्रॉफिट जनरली इम्प्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा बनता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि मतलब जो आप कहीं और भी कमा लिए होते एटलीस्ट उतना तो कमा लो, that is normal profit. Okay, moving on guys, moving on, come on everybody. Monopolistic competition is a form of market in which there are a large number of sellers of a particular product with each seller selling, देखो स्टूडेंट्स लोग होमोजीनियस लिखते हैं, मेरा दिल टूटता है, differentiated products which are close substitutes to each other। मान लीजिए दो शूज का ब्रांड है, मैं अपना मटेरियल को बेहतर बता दिया या मैं अपने डिजाइन को बेहतर बना दिया, जैसे वो जो अभी इसका किसका चल रहा है, नाइकी का चल रहा है, जॉर्डन शूज बहुत चल रहा है, लाखों रुपए का आता है, बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज हाई इनफ सो दैट द फर्म इन इंडस्ट्री आर इंड्यूस्ड टू रिमेन इन द इंडस्ट्री येट लो इनफ, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो फर्म इंडस्ट्री में है वो लोग तो रहेगा इंडस्ट्री में, जो फर्म्स इंडस्ट्री में है वो लोग तो इंडस्ट्री में रहेगा। बट आप लोग एक चीज समझना,
आप लोग को याद होगा, हमने बताया था कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और ये। लॉन्ग रन में मैंने क्या बताया था, लॉन्ग रन में क्या बताया था कि कंपटीशन जो है बाजार में क्यों घुसता है, कंपटीशन जो है वो बाजार में इसलिए घुसता है क्योंकि वो किस लालच को देखता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। क्या लालच देता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का लालच देख के घुसता है लॉन्ग रन में। इसीलिए सारे फर्म्स क्या कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। क्या लॉन्ग रन में कोई घुस रहा है, नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन में सब कोई क्या अर्न कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो मतलब येट लो इनफ सो दैट न्यू फर्म्स विल नॉट वांट टू एंटर द इंडस्ट्री। नया फर्म इंडस्ट्री में नहीं घुसना चाहेगा, ये आइडिया है नॉर्मल प्रॉफिट का। क्या देखकर नया फर्म्स इंडस्ट्री में घुसता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब नॉर्मल प्रॉफिट से भी आप कुछ ज्यादा कमा रहे हो। सर आगे बढ़ो। फर्म्स मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग अ लेवल एट विच एमसी इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। पढ़ा हुआ अपने लोग का। द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज, अपने को याद है ये वाला है, हॉरिजॉन्टल है, तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन। गाइस अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, अब केस स्टडी और डायग्राम स्टाइल में जाएंगे। यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर, एवरीबॉडी योर नो इन द चैट, कम ऑन, सबका जवाब आना चाहिए। ओके फटाफट एवरीवन। ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। स्टडी द गिवन फिगर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, वाओ अच्छा क्वेश्चन है। मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, भाई नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है, तो कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, गलत है। मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी, अगर बी से सी की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हाँ ये तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, और यहां पर ये लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई एम ओके विद दिस वन, ऑलराइट ओके। इन फिगर वन द मूवमेंट फ्रॉम बी टू के मतलब राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन, इंक्रीज इन डिमांड सही है, लेकिन मैं इसको अभी मार्क करूंगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मैं ऑल ऑफ द अबव भी देख रहा हूं, क्या पता ऑल ऑफ द अबव हो। इंडिकेट द डिमांड राइजेज एट अ कांस्टेंट प्राइस, हाँ कांस्टेंट प्राइस पे डिमांड बढ़ रहा है, यार ये भी सही है। टेक्स प्लेस ड्यू टू राइज इन मनी इनकम, हो सकता है बिकॉज इट इज अदर फैक्टर, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। जो लोग जोश में आके इंक्रीज इन डिमांड पे मार्क करके आ जाते हैं ना, वो लोग पछताएंगे। आप लोग को मैं बता दूं, मैं हमेशा चेक करता हूं एक ऑप्शन सोचने के बाद, जैसे मैं इधर पे भी देखा कहीं ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, मैंने देखा नहीं है तो मतलब मेरे को जो दिख गया वो सही है। यहां पे मेरे को इंक्रीज इन डिमांड दिखा, बट मुझे ऑल ऑफ द अबव भी दिखा, या बोथ आइदर ऐसा कुछ दिखे, तो गाइज आई हैव टू बी यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। ओके ग्रेट, ये मुझे दिख रहा है प्राइस फ्लोर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। ओके फ्लोर प्राइसेस, जनाब फ्लोर प्राइस हमेशा ऊपर में होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के, हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर में होता है, मतलब द आंसर इज OP1। ओके सीलिंग प्राइसेस, सीलिंग प्राइस हमेशा नीचे में होता है, तो द आंसर इज OP3। ये बात बताए भी थे आप लोग को, रिवीजन सेशन में भी बताए थे, रेगुलर क्लास में तो यार किए थे। ओके क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इन फिगर 3 द डिमांड इज, फिगर 3 में डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक एट ए। देखो हम लोग क्या सीखे थे, लोअर बाई अपर, यही तो पढ़े थे ना, तो लोअर बाई अपर, तो लोअर बाई अपर देखे तो यार ए पर तो सच में परफेक्टली इलास्टिक है क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, बट रुको, यूनिट इलास्टिक एट बी, गई भैंस पानी में। यूनिट इलास्टिक कहां पे होगा, सी पे होगा ना, जब नीचे और ऊपर का लेंथ बराबर होगा, तो मतलब मैं ए को रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही एक चीज गलत लिख जाए फालतू। रिलेटिवली इलास्टिक है डी, हाँ रिलेटिवली इलास्टिक है डी पे, क्योंकि डी के नीचे ज्यादा है, डी के ऊपर कम है, हमने पढ़ा है डाउनवर्ड बाई अपवर्ड, तो ग्रेटर देन 1 है, सही है। परफेक्टली इलास्टिक एट सी, बस विश्वास उठ गया। यूनिटरी इलास्टिक एट सी, चलो अभी विश्वास आया। रिलेटिवली इन इलास्टिक एट ई, चलो विश्वास बरकरार रहा। और परफेक्टली इन इलास्टिक एट बी, ये ऑल ऑफ द अबव नहीं था, तो आई कैन जस्ट, मतलब आई डोंट ब्लडी नीड टू रीड द नेक्स्ट पार्ट आल्सो, करेक्ट देन। ओके ओके ओके, आइए देखते हैं फिगर 4 के अंदर क्या बोला है। S1 कर्व इंडिकेट्स हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देन S2। सोचते हैं जो सप्लाई हायर इलास्टिसिटी होता है, इसको सोचता कैसे हूं मैं, वो आपको साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं ये देख रहा हूं कि भाई
ये प्राइस है, ये सप्लाई है, तो ये है, मान लो ये P1 है, ये S1 है, ठीक है ना। अब मान लो ये P2 है, तो हाँ बिल्कुल सही सोच रहा है ना, हल्का सा प्राइस बढ़ा पर सप्लाई देखो ज्यादा से बढ़ गया। पर इधर पे तुम सोचोगे, इधर P1 है, ये S1 है, इधर पे P2 है, ये S2 है, सप्लाई तो बढ़ा इधर भी, पर यहां देखो एक्टिव प्राइस से बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ा। और एक और तरीका आपको याद रखने का, जो भी कर रिलेटिवली फ्लैटर होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। दो तरीका याद रखने का, इधर से भी प्रूव हो गया कि इलास्टिसिटी ज्यादा है इसका, एक और तरीका है कि ये ज्यादा फ्लैट है, ये ज्यादा स्टीप है, तो ये भी एक रीजन है। इंडिकेट्स हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देन S2। एक मिनट, ऑल ऑफ द अबव भी है, तो मैं तुरंत इसको लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा। S1 इंडिकेट्स रिलेटिव इलास्टिसिटी सप्लाई एंड S2 इज फॉर इनइलास्टिक सप्लाई। यार ये भी गलत नहीं है, S1 इज फॉर इलास्टिक सप्लाई एंड S2 इंडिकेट्स रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। यार मेरे को तो तीनों ही सही लग रहा है, तो यानी कि मैं लिखूंगा ऑल ऑफ दी अबव। जोश में आके वन मत करके आना, पढ़ लेना, अगर ऑल ऑफ दी अबव है तो वही होगा, मतलब हमेशा नहीं, मतलब चेक कर लेना। इधर पे ये सेटिस्फाई हो रहा था। ओके गाइस, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये वाला तो यार हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, आपको याद हो तो। देखते हैं क्या इन फिगर 5। अच्छा, ये लोग इक्विलिब्रियम या शटडाउन का बात कर रहे हैं, लेट्स से सही क्या है, पहले हम लोग अपने हिसाब से देख लेते हैं ना भाई। शटडाउन पॉइंट कहाँ होगा? शटडाउन पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा, आप लोग देख लो, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पा रहा है। शटडाउन पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन कम से कम अपना वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है। यही तो पढ़े थे हम लोग, शटडाउन पॉइंट। सर बिल्कुल ठीक है। इधर पे ये लोग क्या बोल रहा है, किससे रिलेटेड है पहले देखो, सी इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, सी इक्विलिब्रियम क्यों है? ये एमसी कर्व है, ये एमआर कर्व है, ठीक है, देखते हैं। बट डी इज नॉट, ये लोग बोल रहे हैं डी नहीं है, भाई डी पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट्स सी, सी इज शटडाउन पॉइंट, डी इज ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट तो जनाब वहां पे आता है जहां पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू जो है एक दूसरे से इक्वल होता है। मतलब मेरे को लग रहा है कि सी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, सी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है सी इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड डी इज शट डाउन पॉइंट, तो वी आर टोटली हैप्पी विद दैट, वी आर टोटली हैप्पी विद दैट। एक मिनट, अभी आप लोग मेरे ऊपर अटैक करना शुरू करो उससे पहले रुक जाओ। सर हम लोग डिसएग्री करते हैं, काय को? सर आप तो बताए थे कि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कहीं ना कहीं ऐसे जाना चाहिए था, इजंट इट गाइस? क्योंकि तभी तो आपका बात बनता, लेकिन यहां पर ऑप्शंस में ही डायग्राम में मिस्टेक है, सो यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। बट हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार एमसी एबीसी को जहां पे मिनिमम पॉइंट पे काटेगा उस पॉइंट पे तो शटडाउन पॉइंट अराइज होगा, तो करेक्ट है। आप अज्यूम करके चलो कि यहाँ पे डायग्रामेटिकल थोड़ा सा एरर है इन लोग का, इन लोग चाह रहे थे ये थोड़ा सा नीचे दिखाना, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टू इट। ओके, फिगर 5, फर्म इंजॉयज, एक मिनट, क्वेश्चन है नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड। एक मिनट देखो, अगर फर्म, सुनो सुनो सुनो, फर्म अगर अपना एवरेज कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है, मेरे को ये मालूम है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट्स कहां पे रिकवर कर पाएगा? सी पे, तो मतलब सी पे नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा, सी पे क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट्स होगा, है ना, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट उस समय इक्वल हो जाएगा। फर्म्स एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट एट पॉइंट सी। मेरे को तो यार यही स्टेटमेंट सही लग रहा है, क्या यही स्टेटमेंट मेरे को सही लग रहा है? बिल्कुल सही है, फर्म एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट एट पॉइंट सी। हाँ सही है ना, क्योंकि एक फर्म कब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है? जब वो अपना टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को बराबर कर ले रहा है। अब तुम लोग अगर ऑप्शंस देखेगा तो तुम लोग को रियलाइज होगा, फर्म एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट एट डी, डी पे खाली अपना शटडाउन का बात हो रहा है और तुम बोल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अपना फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। हटाओ, फर्म एंजॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट बी, क्या बात कर रहे हैं? हाँ इधर पे देखो, ये बात देखो, इधर देखो, इधर देखो, फर्म एंजॉयज, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट बी लिखा हुआ है, सो आई डोंट थिंक कि वी कैन डिसएग्री ऑन दैट, वी कैन नॉट डिसएग्री ऑन द सेम। एक मिनट रुक जाइए, फर्म एंजॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट के वाला पॉइंट बेकार है, के में तो नहीं है, एट बी। एक मिनट देखते हैं ये बी पॉइंट ये लोग क्या इंडिकेट कर रहा है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ रुको रुको रुको, ठीक है, एमसी इक्वल्स टू एमआर, फर्म्स विल मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, ठीक है, एक मिनट, हाँ, फर्म्स एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट एट सी, फर्म एंजॉय सुपर नॉर्मल एट के। मेरे को तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत 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 गलत, मैंने के गलत देखा था, के पे तो नहीं होगा, वो तो गलत है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट बी, हाँ यार बी पे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है,
कोई रीजन ही नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फर्म इंजॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट बी। सर अब अगर ऑप्शन है कि फर्म इंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट एट सी और फर्म इंजॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट बी, तो हम लोग कौन सा में फिर करके आएंगे, ज्यादा बेटर कौन है गाइस? क्योंकि आप लोग का जब नॉर्मल प्रॉफिट का बात होता है तो नॉर्मल प्रॉफिट में तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कवर करने का भी बात होता है। मैंने तो अज्यूम कर लिया था स्टेटमेंट देख के कि फर्म अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट भी रिकवर कर रहा होगा, पर इस पॉइंट पे तो फर्म अपना केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकवर कर रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट तो तुम तब अर्न करते हो जब तुम अपना एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों रिकवर कर पाते हो। तो यहां पर जो है बेटर स्टेटमेंट ये है, फर्म्स एंजॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एट, इट्स बेटर टू राइट दिस वन। ये मेरा सॉरी के बोल रहा हूं एट बी, के तो नहीं होगा बी। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना क्यों। देखो इधर समझो, बी पर अपना कॉस्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए क्योंकि अपना कॉस्ट से ऊपर ऑपरेट कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। नंबर वन गाइस, सर आपने फिर इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहा था, फिर क्यों वापस हटे बात से? क्योंकि समझो एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट तब अर्न कर रहा होता है जब वो अपना एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों रिकवर कर लिया होता है। यू मस्ट रियलाइज कि एवरेज कॉस्ट तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट तो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर भी नहीं कर रहा। इस वजह से गाइस हम लोग को सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं था। शुरुआत में मैंने अज्यूम कर लिया था, गलती वो भी नहीं था, मैंने शुरुआत में इम्प्लिसिट कॉस्ट जीरो अज्यूम किया था क्योंकि मैंने ऑप्शन डी नहीं देखा था, बट वंस आई सॉ ऑप्शन डी आई विल गो अहेड विद इट, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। गाइस क्रिस्टल क्लियर है ना सबको? किसी को अगर नहीं क्लियर है आई एम रेडी टू, मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। किसी को अगर कोई पॉइंट है, क्वेश्चन है गाइस तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो फिर चैट में अकॉर्डिंगली जवाब दीजिए फटाफट गाइस, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, फटाफट एवरीवन। तो ये सब आम बात है, ये सब आम बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आप लोग पैनिक मत खाइएगा क्योंकि एवरेज कॉस्ट के ऊपर गया तो मेरे को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं गया ना। हाँ नॉर्मल प्रॉफिट से दिक्कत इसलिए था क्योंकि यहां पर मैं पहले तो सोचा ब्रेक इवन है, पर आप लोग याद रखना ब्रेक इवन होना मतलब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का मतलब सेम नहीं है, क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब है आप अपना क्या रिकवर कर लिए, आप अपना एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकवर कर लिए। ब्रेक इवन का मतलब ये है, इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है ना, देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट बोलना गलत है क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तब अर्न कर रहे हो आप जब आपका इकोनॉमिक कॉस्ट, जब आपका जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों रिकवर हो। तो देयरफॉर गाइस ये ऑप्शन करेक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ओके नंबर 5, ए बी डी P3, ए बी डी P3, ए बी और डी पी थ्री मतलब ये वाला, ये लोग बोल रहा है कि ये पार्ट इंडिकेट करता है लॉस, बकवास। P3DBA, P3DBA, ये लोग बोल रहे हैं कि ये पार्ट इंडिकेट करता है टोटल फिक्स कॉस्ट, ये पार्ट इंडिकेट करता है टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके लेट्स कम टू इट। और OP3DQ रिप्रेजेंट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ समझो ना, OP3DQ ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखा कर रहा है, क्यों? क्योंकि समझो ये वाला पार्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाला पार्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। सर आपको कैसे पता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है? अरे इसलिए पता है क्योंकि यहां पर क्या है, शटडाउन पॉइंट है, शटडाउन पॉइंट पे आप क्या अर्न कर रहे हो, सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर ये वाला पार्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपका टोटल क्वांटिटी है, एरिया क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी विच इज व्हाट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर सी ये तो बेटर ऑप्शन है। आगे भी देख लेते हैं, P3DBA, रुक जाओ ये करेक्ट ऑप्शन है। अभी एक बार देखते हैं P3DBA, ये लोग क्या बोल रहा है, P3DBA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो यार ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये P3, P1, K और D, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो तुम प्रॉफिट करने लगे, तो मतलब इस लेवल पे तुम फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर लिए हो, ठीक है ना। तो ये है सही है आप लोग का, ये वाला करेक्ट। रेवेन्यू गाइस सीखने वाला बात जो मैं बता रहा था, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, वो ये कि मार्जिनल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला है, वो है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू E-1/E। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा कि एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है या ई दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है या ई दिया हुआ है, या मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ और ई निकालने बोला हुआ है। प्लीज याद रखिएगा ये फॉर्मूला। जब मैं ये क्वेश्चन देखा तो मेरे को याद आया कि ये फॉर्मूला आपको बताना है, MR इक्वल्स टू AR इंटू E-1/E गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट।
कैसे क्वेश्चन आ सकता है? मान ले एवरेज रेवेन्यू दे दिया 5, मार्जिनल रेवेन्यू दे दिया लेट्स से 10, कुछ भी दे दिया, बोला फाइंड इलास्टिसिटी, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू दे दिया, हाँ, या फिर मान लो ऐसा दे दिया कि इलास्टिसिटी है तुम्हारा, लेट्स से इलास्टिसिटी है तुम्हारा 2 और एवरेज रेवेन्यू है तुम्हारा 5। अब बोला करते रहो बैठ, मार्जिनल रेवेन्यू निकालो। गाइस अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है नहीं कर पाओगे। एवरेज रेवेन्यू इंटू ई माइनस वन बाई ई, तो यानी कि 2 माइनस 1 कितना हो गया 1/2, 1/2 यानी कि हाफ। एवरेज रेवेन्यू कितना है 5, 5/2 कितना हो गया 2.5, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया 2.5। ये फॉर्मूला अपने को भूलने का बिल्कुल भी नहीं। एक बात और आपको याद बता देते हैं, जो मैं बोला ना अभी फाउंडेशन के पेपर से चेक कर रहा था, ये याद रखना कि अगर एक मोनोपोली मार्केट है, क्या है, मोनोपोली मार्केट है, तो जो स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू है, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू है, वो हमेशा डबल होता है स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू के। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एमआर इज टू एआर, आप लोग इसको लिख कर आ गए गलत। स्लोप ऑफ एमआर इज 2 टाइम्स द स्लोप ऑफ एआर। स्लोप है द डिग्री, मतलब ये जो इसका tan थीटा का वैल्यू स्लोप है, इसका tan थीटा का वैल्यू स्लोप है, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन। तो सिंपल भाषा में स्लोप, देखो ये दो बात मैं बार बार बोल रहा हूं, दो बातें आप लोग को याद रखनी थी जो इस क्लास के लिए बताए थे, एक बार फिर से बता रहे हैं। पहला, एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन बाई ई, भूल गए तो फंसोगे, एक क्वेश्चन आएगा इधर से। और दूसरी बात कि स्लोप ऑफ एम आर किसमें, मोनोपोली में, किसमें, मोनोपोली में स्लोप ऑफ एम आर होता है 2 टाइम्स स्लोप ऑफ ए आर। सर यहां पर तो मोनोपोली दिया हुआ नहीं है, पर अगर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, तब तुमको ये लिखना है स्लोप ऑफ एम आर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ ए आर। गाइज याद रह पाएगा एवरीबडी? यस, नो, कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन, सही है। नेक्स्ट आ गया 57 से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके ग्रेट, क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 7 व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? नेसेसरी है, हैव बीन सेटिस्फाइड एट E2, सफिशिएंट कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड, नेसेसरी हैव बीन सेटिस्फाइड एट E1 ओनली। गाइस जो भी कंडीशन है वो कहां सेटिस्फाई हुआ? E2 पे, तो मैं बोलूंगा कहां गया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हैव बीन सेटिस्फाइड एट E2 ओनली, ये मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। E2 याद रखना, Q2 नहीं, E2। वाओ, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, व्हाट द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स बाय 7%, डिमांड राइजेस फ्रॉम 40 टू 50। तो जनाब अगर डिमांड 40 टू 50 राइज कर रहा है तो चेंज इन डिमांड कितना है? 10 बाई 40 इंटू 100 कितना होता है? 10 बाई 40 इंटू 100 कितना होता है? 25% होता है। कितना परसेंट होता है? 25। अरे भाई 40 से 50 हुआ तो 10 से बढ़ा, 10 बाई 40 इंटू 100 कर ले, कितना आएगा? 25%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 25% है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 7% है। काटो काटो तो क्या आएगा? 7 3 21, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तुमको एग्जैक्ट वैल्यू का चार्ट डालना है क्या? 3 पॉइंट एक ही वैल्यू है तो तुम्हारा वो आंसर हो गया। तुम काय को एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हो? ग्रेट सर, आगे बोलो। अच्छा, व्हेन द प्राइस फॉल्स बाय इतना, ये सब वो वाला क्वेश्चन आ गया आपका, समझ में आ गया, जहां पे एक कंडीशन मिसिंग है, क्वांटिटी या प्राइस। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल पी इंटू ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इलास्टिसिटी इज -1। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि इलास्टिसिटी का ये सब केसेस में मॉड्यूलस वाला वैल्यू मत लेना, ओरिजिनल वैल्यू लेना। अगर नेगेटिव है तो चेंज इन क्वांटिटी, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स। कितना से? 10 से। तो यहां पर मैं लिखूंगा 10। व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 2 पर यूनिट, प्राइस कितने से गिरा? 2 से गिरा, यानी कि -2। ओरिजिनल प्राइस वाज व्हाट? ओरिजिनल प्राइस वाज आपका 10, तो यहां पर हो गया 10। गाइस अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, ये -2 को उधर भेज दो, तो -2 इंटू -1 कितना हो गया? +2। हट, इधर सुनो अभी। और ये जो Q है इसको भी इधर भेज देगा, तो 2 इंटू क्यू हो गया यहाँ पे, और ये 2 को फिर अब आप इधर भेज दोगे, तो 100/2 कितना हो गया आपका? 50। तो जनाब दी आंसर इज 50 यूनिट्स। जनाब दी आंसर इज 50 यूनिट्स। ओके ग्रेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज -1.5 व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय ये, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम ये, व्हाट वाज द प्रीवियस प्राइस? सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन।
कि -1.5 इक्वल्स टू, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी क्या है 32 33 यानी कि 3 से बड़ा, बाई चेंज इन प्राइस, प्राइस फॉल्स बाय -1 यानी कि डेल क्यू बाई डेल पी इनटू ओरिजिनल प्राइस आपको पता नहीं है पर ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था आपका 30, यानी कि आप यहां पे क्या करोगे 3 10, ये कितना हो गया -10 -1.5 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा +15 हो जाएगा ना, तो +15 हो गया आपका। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज इट्स प्रीवियस प्राइस, यही तो पूछा है ना, व्हाट वाज इट्स प्रीवियस प्राइस, नन ऑफ द अबव, क्योंकि प्रीवियस प्राइस तो मेरा 15 रुपया आ रहा है, प्रीवियस प्राइस तो मेरा 15 रुपया आ रहा है। ओह सर ये बात है। मूविंग ऑन गाइस, मूविंग ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। A consumer buys 200 units of good at a price of इतना per unit. When the price changes, he buys only ये. If the price elasticity of demand is ये, the change of price will be. What is the new price? Change of price का मतलब है new price. मैंने बोला बहुत relax. सुनो. Price elasticity of demand is 2. यानी कि -2, यानी कि -2. Change in quantity कितना है? He buys only ये. इतना था, अब ये इतना हो गया, यानी कि -100 हुआ. भाई चेंज इन प्राइस कितना है आपको पता नहीं है, चेंज इन प्राइस आपको पता नहीं है, पर क्या ओरिजिनल प्राइस आप जानते हो, हाँ ओरिजिनल प्राइस है 5 रुपीज, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है आपका 200 यूनिट्स, है ना, यही तो है, हाँ साहब। तो सर अब आप बताओ आगे, मैंने बोला देखो 5 40 जा, 5 40 जा, ठीक है ना, तो 40 हो गया, 0 0 कट गया, ये कितना आ गया -5/2, -5/2, दोनों तरफ से एक काम करते हैं ना, 1 मिनट इधर सुनो, -2 इधर रहने दीजिए आप, -2 इधर रहने दीजिए आप, एक काम करो, सबसे पहले तो यार क्लैरिटी के लिए माइनस माइनस उड़ा दो दोनों तरफ, थोड़ा सा मेहनत मेरा आसान होगा। अभी आप लोग देखो क्या हो गया, 2 × 5 2 × 2 क्या हो गया 4, 4 इक्वल्स टू 5/Δp, यही तो आया ना, 4 इक्वल्स टू 5/Δp, करेक्ट है ना, कैलकुलेशन देख लेना बस, तो Δp कितना हो गया 5/4, मतलब प्राइस कितने से चेंज हुआ 5/4 से, 5/4 की वैल्यू क्या होती है, अगर डिवाइड कर रहे करोगे 4 1 4 1, तो यानी कि 1.25 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.25 आ रहा है, मतलब प्राइस 1.24, अच्छा क्वांटिटी घटा है, क्वांटिटी घटा है तो प्राइस बढ़ेगा, तो 5 था पहले, 1.25 से बढ़ा दो तो नया प्राइस क्या आएगा 6.25 आएगा, ये जो आया ये आपका डेल पी आया, मतलब प्राइस, अच्छा और पॉजिटिव आया मतलब प्राइस बढ़ा। All right guys, moving on guys, crystal clear everybody, I know I'm moving fast but that's all we have got to do, यही तो अपने को स्पीड चाहिए ना, क्रिस्टल क्लियर है एवरीबॉडी की कहीं स्लो ना है, फटाफट बताइए गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी इन द चैट, फटाफट रिस्पॉन्ड प्लीज, सबका रिस्पॉन्स आएगा तब आगे बढ़ेंगे गाइस। ऑल राइट, और इस लेवल पर या इस मोमेंट पे यही एक्सपेक्टेड है आपसे भी, यही स्पीड। A consumer buys 80 units at A. How much quantity will the consumer buy at a new price? Same boring question. -2 equals to change in पहले अपने लोग का क्वांटिटी है, हाउ मच क्वांटिटी विल द कंज्यूमर बाई एट अ न्यू प्राइस, तो मतलब चेंज इन क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है, भाई चेंज इन प्राइस हमें मालूम है क्या, प्राइस फॉल्स टू 6, 8 से 6 गया तो क्या हो गया -2, ओरिजिनल प्राइस हमें मालूम है क्या 8 है, ओरिजिनल क्वांटिटी हमें मालूम है क्या 80, वाओ 10 हो गया, क्या हो गया ये कितना है -20 उधर गया तो क्या हो गया डेल क्यू इक्वल्स टू +40, डेल क्यू हो गया +40, 8 से 6 हुआ तो 40 से बढ़ेगा, तो 80 + 40 कितना हो गया 120, वाओ सर आगे बढ़ो सर आगे बढ़ो, ओके गाइज लेट्स सी, ओके बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द एएफसी एंड द एवीसी, क्या क्वेश्चन दिया यार, एएफसी एंड एवीसी गाइज याद रखिएगा, आपको एक हिंट है कि जब भी टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पे दिया हुआ है दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, 0 यूनिट पे क्या खर्चा होता है फिक्स कॉस्ट, तो जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल फिक्स कॉस्ट है, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 50, है ना। अब आपको क्या बोला गया फॉर 0, अब अगर 0 के लिए बात करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट एट 0, एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 0 क्या होगा 50/0, इंफिनिटी या अनडिफाइंड, फिर 3 यूनिट्स पे कितना होगा 50/3, 16 पॉइंट समथिंग, और 5 यूनिट पे क्या होगा 50/5 यानी कि 10, ये तीनों वैल्यूज कहां पे है देख लो, 50/0 इंफिनिटी, 50/3 16.67 और 50/5 10, ये तीनों जो कंडीशन है वो यहां सेटिस्फाई है,
एबीसी फॉर 0, 3 एंड 5, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। एबीसी फॉर 0, 3 एंड 5 पूछ लिया। देखो 0 पे एबीसी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि खर्चा होता ही नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं भाई टाटा गुड बाय। ओके आगे सुनो, आगे देखते हैं हम लोग। अभी जैसे थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितना है, 80 है। इसमें से फिक्स कॉस्ट हटा लो तो कितना बचा, 30। 30 हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 10। इसका मतलब ये मेरा आंसर है, गेम ओवर। इजंट इट गाइस? इजी क्वेश्चन है, ये सब बुद्धि थोड़ा सा हल्का सा चिपकाना पड़ेगा, है ना। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो इन द टेबल कैलकुलेट द टीसी एंड द एमसी, कैलकुलेट द टीसी एंड द एमसी। अब अगर गाइस टीसी और एमसी बोला है, 1 into 20 20, 2 into 15 30, 3 into 20 60, 20 30 60, टीसी विल बी 20 30 60, मिल गया। एसी खाली मल्टीप्लाई किया हूं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी ना जनाब, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी बाई द वे, फॉर दोस दैट डोंट नो। ओके अच्छा एमसी मांगा है, तो यार ये पहला यूनिट के लिए 20 रहने दे, 10, और यहां पर कितना हो गया 30। अच्छा और हाँ 20 10 30 है क्या, 20 10 30 है, ठीक है ना सर। आगे बढ़ो आप। All right then, guys, moving on. Based on the data given in the table below, find the product pricing. Wow. Okay. 0 0 1 12 2 24 3 36 4 40, ये क्वेश्चन बहुत बेइज्जती कर रहा है हम लोग जैसे टैलेंटेड लोगों का। 12 रुपीज होगा ना यार, हाँ यानी कि नॉन ऑफ दिस। अरे भाई डिवाइड किया बस, और क्या किया है। अच्छा रामू बा इज अ सोल प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ एसी। वाओ, he sells the product at high price at Delhi and a low price in Mussoorie. अच्छा, what kind of market structure is it? अरे अकेला सेलर है भाई। He is able to sell the product at higher price in Delhi because demand is inelastic. Characteristic of market is अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहा है, जो करना है। A famous English economist believed that agriculture output would eventually stop growing as more labor is added to land that was fixed in quantity. इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बात कर रहा है ये इकोनॉमिस्ट। अच्छा व्हाट लॉ इज दिस पर्सन टॉकिंग अबाउट, वेरिएबल प्रोपोर्शन है, सेल्स लॉ बोल रहा है ये, हाँ कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द गिवन स्टेटमेंट, the law is applicable when the state of technology is given and remains unchanged. Which of the following statement is correct in the given context? This law is applicable when the state of technology is given and remains unchanged, सही है। This law is applicable in long run, गलत। Variable costs are not equally efficient, नहीं, हम लोग assume करते हैं variable factors are equally efficient. All inputs can vary, नहीं, तो यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। assumption यही तो था कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रहा है while we are studying it. Which of the following is a variable factor in the context of the statement? Variable factor होगा labor. Due to the pandemic, the price of vegetables and fruit have increased, but the demand for the quantity has not fallen. Price बढ़ गया है पर डिमांड इसका गिरा नहीं है। What is the reason for demand remaining the same? Demand for food is inelastic and since food is a necessity. Demand for food is elastic, inferior luxury, गलत, inelastic है, इसी वजह से चेंज नहीं हुआ। प्राइस बदलने के बाद भी इसीलिए चेंज नहीं हुआ। वाओ। What are the exceptions to the law of demand? Emergency सही है, quality price सही है, Veblen effect सही है, all of the above. Which of the following pertains to the law of demand? There is a direct relationship between price and quantity demanded. क्या मजाक करते हैं? There is inverse relationship between price and, एक मिनट रुक जा, there is an other things remaining the same, between price and quantity other factors remaining the same. निपट गया ना पूरा पेपर एकदम, खलास। Guys, am I crystal clear? Everybody in the chat, फटाफट जवाब दीजिए। Come on, everybody in the chat. Yes, I'll save it. आप लोगों को ये जो शीट है, आंसर्ड शीट जिसको चाहिए, you'll find it out in the KC app in your batch section. ठीक है? That's it for the day, guys. Good luck for exams. कोई भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं. I'll be available 24/7. ठीक है? Good luck. Bye bye everyone.